जब पहाड़ों की जमीनें बिक गई तब तुमको सख्त भू कानून की याद आई। उन्होंने इस राज्य की नींव पर हमला कर दिया। जो हमारा संसदीय कार्य मंत्री होना चाहिए वो तो राज्य के एकता पुरुष होना चाहिए, और किसी वरिष्ठ विधायक ने टोक दिया, आपने कह दिया शराब पी करके आए हैं। संसदीय कार्य मंत्री शिष्टता की प्रतिमूर्ति माने जाते हैं। अब वो एक रणनीति के तहत बौखलाए या किस नीति के तहत बौखलाए, मैं ये नहीं समझ पाया। ये उनके अपराध बोध को और पुष्ट करता है। ये दुर्भाग्य है कि फिर वो बौखला गए। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घाव है। सबसे बड़ी खामी तो ये है कि ये इस राज्य के ईथोस के खिलाफ है कि 92% लोग जो है 8% लोगों के खिलाफ एक कानून बना रहे हैं। उनको किस अपराध के अंदर आप बुक करेंगे उन लड़के लड़कियों को? जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार, मैं अजय नौटियाल भारतीय न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत करता हूं। इस बार का उत्तराखंड का जो विधानसभा सत्र है कई कड़वी यादों के लिए भी याद किया जाएगा। सदन के अंदर जो हंगामा हुआ उसे पूरे देश ने देखा। काफी किरकिरी भी हुई, काफी सवाल भी उठे और जनता के अंदर भी वो आक्रोश देखा जा रहा है। इस समय हमारे साथ बात करने के लिए हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बहुत ही सीनियर लीडर हरीश रावत जी। इन सब मुद्दों पर इनसे बात करते हैं कि इनका क्या मानना है, क्या स्टैंड है। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सबसे पहला सवाल मेरा यहाँ से शुरू होगा कि अभी आप मैक्स में अपना इलाज करा रहे थे, तो स्वास्थ्य कैसा है आपका? आपके जो चाहने वाले हैं वो जानना चाह रहे हैं। स्वास्थ्य ठीक है। थोड़ा नगर निगम के चुनाव के दिनों में मैं ज़्यादा व्यस्त रह गया। यहाँ भी गढ़वाल भी गया, कुमाऊँ भी गया, और उसके बाद फिर दिल्ली इलेक्शन में काफ़ी टाइम दे दिया। उसकी वजह से कुछ धूल धक्कड़ से, कुछ सर्दी जुकाम से, कुछ उसको दबाने का प्रयास किया। बहुत दिन डोलो पैरासीटामोल खा करके काम चलाया। तो वो सब मिला करके जो है दवा का इफेक्ट आदि ने शरीर के अंदर कई तरीके के बैलेंस बिगाड़ दिए। उस कारण मुझे थोड़ा चेकअप करवाना पड़ा, लेकिन कोई ऐसी चिंताजनक बात नहीं थी और अब बहुत अच्छी स्थिति में हूँ। जी सर, इस बार का जो उत्तराखंड का विधानसभा सत्र था, जनता को उम्मीद थी कि जनता से जुड़े कानून बनेंगे, कुछ अच्छी बातें होगी, कुछ पॉजिटिव होगा, लेकिन देखा गया कि क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद इतने में क्यों बढ़ गया है? ये दुर्भाग्य है कि दो नेगेटिव्स के साथ ये विधानसभा सत्र प्रारंभ हुआ। एक तो आपने गैरसैंण के बजाय देहरादून को चुना, जबकि ग्रीष्मकालीन राजधानी में यदि बजट सत्र नहीं होगा तो फिर कहाँ होगा। तो ये वादा खिलाफी थी और गैरसैणियत और उत्तराखंडियत पर आक्रमण था। दूसरा नेगेटिव नोट इस बात का था कि आप सत्र को सिकोड़ते जा रहे हैं, 4 दिन का सत्र रख रहे हैं। आप देख लीजिए छोटी छोटी विधानसभाएं भी जो हमसे आकार में बहुत छोटी हैं, वो भी 15-15, 20-20 दिन का बजट सत्र करती हैं। आखिर विभाग तो सब उतने ही है ना। समीक्षा में तो विभागों की सब जगह समय लगता है। जो विभागीय बजट है उसका कैसे विवेचन करेगी विधानसभा यदि आप समय ही उसके लिए नहीं रखेंगे। तो ये जिस प्रकार से सिकुड़ता जा रहा है समय, उससे दो नुकसान हो रहे हैं। एक नुकसान तो ये हो रहा है कि स्क्रूटनी प्रॉपरली नहीं हो रही है। जो बजट की स्क्रूटनी होनी चाहिए थी, वो जो विधानमंडल का पहला कर्तव्य है, वो कर्तव्य पूरा नहीं हो रहा है। और दूसरी दिक्कत ये आ रही है कि भविष्य के नेता इसी विधानसभा से तैयार होते हैं। संसदीय कौशल के जरिए वो राज्य के नेतृत्व के पंक्ति में आकर के खड़े होते हैं लोग। हमारे पास एक से एक होनहार नौजवान हैं, उनके यदि डिटेल देखिए तो बहुत उत्साहवर्धक है, लेकिन उनको अवसर ही नहीं मिल रहा अपनी प्रतिभा को दिखाने का। तो ये दो नेगेटिव्स के साथ स्टार्ट हुआ। इसीलिए उस दर्द को हमारी कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी ने बहुत सही शब्दों में व्यक्त किया। उन्होंने पहले दिन ही इस बात को गवर्नर के अभिभाषण में उठाया कि आप सत्र का कार्यकाल बढ़ाओ, और सरकार अपनी हठधर्मिता पर कायम रही।
ये दो नेगेटिव के साथ जब आप स्टार्ट करेंगे तो फिर उसके बाद एक नेगेटिव चीजें होती गई। और सबसे नेगेटिव बात यह है कि आप एक वरिष्ठ विधायक को कह दे रहे हैं, यदि कोई उन्हें टोक दिया आपको कहीं पर, तो टोक दिया का अर्थ ये थोड़ी है संसदीय कार्य मंत्री उस पर आक्रामक होकर के कह देंगे तो शराब पी करके आए। बादल सिंह जी की बात कर रहे हैं आप। हाँ, अब आप पूरे लेजिस्लेचर का अपमान कर रहे हैं। तो सर एक सवाल और भी है ना इसमें मेरा, एक SGRR के बच्चे हम देख रहे थे, तमाम स्कूल कॉलेजों के बच्चे आते हैं, विधानसभा की कार्रवाई देखते हैं, जो देखना चाहते हैं कि कानून बनते कैसे हैं, बहस होती कैसे है, चर्चा होती कैसे है। लगता है कहीं ना कहीं आप दिखाना क्या चाहते हैं उन बच्चों को? आप अपना व्यवहार दिखा रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री शिष्टता की प्रतिमूर्ति माने जाते हैं। संसदीय व्यवहार के वो पुष्प हैं। इतना मुलायम उनको होना चाहिए, तभी तो संसद के अंदर संतुलन कायम रखेंगे। फ्लावर नहीं फायर बन गए वो तो जो है बिल्कुल पुष्प नहीं, वो तो आग का गोला बन गए। और उन्होंने जो है, किसी ने आपको टोक दिया, टोका टाकी भी संसदीय विधा का एक अंग है, विपक्ष टोकता है, और किसी वरिष्ठ विधायक ने टोक दिया, आपने कह दिया शराब पी करके आए हैं, तो आप सारे लेजिस्लेचर का अपमान कर रहे हैं। सारे लेजिस्लेचर का अपमान है। वो तो सत्ता और विपक्ष दोनों को कंडेम करना चाहता। मंत्री जी से कहना चाहता है आप क्षमा मांगिए इस व्यवहार के लिए। और फिर ये दुर्भाग्य है कि फिर वो बौखला गए। पता नहीं अब वो एक रणनीति के तहत बौखलाए या किस नीति के तहत बौखलाए, मैं ये नहीं समझ पाया। उन्होंने इस राज्य की नींव पर हमला कर दिया, साले सो कह करके। तो साले क्यों लेकर उन्होंने एक बात सफाई दी है, कहा कि वो साले नहीं था, सारे था। तो क्या लगता है, स्लिप ऑफ टंग था या जानबूझकर बोला गया था? ये उनके अपराध बोध को और पुष्ट करता है। मानसिकता थी साले, क्योंकि वो उनके हृदय की कटुता को जाहिर कर रहा था। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? उनकी भावनात्मक कटुता को जाहिर कर रहा ऐसे था। किन अनुभवों के आधार पर कह रहे हैं आप? अब वो जाहिर हो रहा है ना, एक के बाद एक चीजों से अपने आप आ रहा है ना सामने जो है, तो उससे जाहिर हो रहा है। कोई गुस्सा शायद उनको नगर पालिका के चुनावों के दिनों का भी था, जिसमें नगर निगम के चुनाव में बड़ी कट्टर एक रीजनल ग्रुप बन गया और उसने बड़ी कड़ी टक्कर दी उनको। बहुत सारी चीजें उनके कटु रही, तो उनको वो सारा गुस्सा उन्होंने जो है निकाल दिया। पहाड़ियों पर गुस्सा निकाल दिया आप कह रहे हैं? जो भी ऐसे शब्द का उच्चारण किया, मैं किसी भी कम्युनिटी के लिए, आप देखिए, बहुत अच्छी बात हो, इस राज्य के हित में होगा कि या तो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व तो इसके लिए, उनके व्यवहार के लिए क्षमा मांगे, और या फिर जिसने अपराध किया उसको शीर्ष नेतृत्व दंडित करे। दो ही रास्ते हैं, और ये घाव बड़ा गहरा जाएगा, और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घाव है। जो हमारा संसदीय कार्य मंत्री होना चाहिए, वो तो राज्य के एकता पुरुष होना चाहिए, जो पक्ष और विपक्ष दोनों को बांध करके रखे। और ये तो कैसे, ये तो टूटन पुरुष है। तो इस तरीके की बातें जो है बहुत, मैं बहुत आहत हूँ। ठीक है सर, आप आहत हैं। भाजपा का क्या, इसको सिल्वर जुबली ईयर कहते हैं, क्या कहते हैं, जो 25 साल को सिल्वर जुबली, हाँ, उसमें बहुत अच्छी बातें होनी चाहिए थी। ये कहाँ से सारी नकारात्मक चीजों के साथ पूरा सत्र शुरू कर दिया आपने, जो है पूरा नकारात्मकता के साथ शुरू कर दिया। हालत ये है कि कई महत्वपूर्ण कानून उसमें लेकर के आए हो जिन पर बहस ही नहीं हुई है। भू कानून, जिसके साथ हमारी अस्मिता जुड़ी हुई है, हमारा अस्तित्व जुड़ा हुआ है, हमारी संस्कृति जुड़ी हुई है, सब कुछ उसके साथ है। और उस भू कानून जिसमें भाजपा पूरी अपराधी के तौर पर खड़ी है उत्तराखंड की नजरों में, आपने उस भू कानून में कोई चर्चा ही नहीं हुई।
तो यही तो सवाल है जनता के सर यही सवाल है कि भू कानून, स्मार्ट मीटर और जिन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस सदन में जा रही थी, कहीं ऐसा तो नहीं, ये कोई षड्यंत्र तो नहीं कि इन मुद्दों के बीच में प्रेमचंद अग्रवाल प्रकरण जैसे ही आता है तमाम मुद्दे कहीं ना कहीं दब जाते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये या तो ये सुनियोजित तरीके से हुआ है, और ये सुनियोजित लगता है क्योंकि एक मानसिकता को दर्शाता है जिस तरीके के भाव से सब कुछ प्रकट हुए हैं, और ये गंभीर मामला है। तो शीर्ष नेतृत्व भाजपा का जो है उत्तराखंड के लोगों से क्षमा मांगे, और या जो है फिर अपराधी को दंडित करे। कोई और बीच का रास्ता मुझे नहीं दिखाई देता है। देखिए सर, भाजपा ने भी इस पे स्टैंड लिया है। भाजपा कह रहे हैं क्योंकि उनके अनुशासन को लेकर बड़े कठोर रहते हैं, कहते हैं भाजपा, तो उन्होंने प्रेमचंद अग्रवाल को तलब किया प्रदेश मुख्यालय में, और वहां पर जाकर उनको साफ साफ कह दिया कि भाई इस तरह की बयानबाजी से बचना है। ये महेंद्र भट्ट का बयान भी आया जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है, उस पर आपका क्या कहना है कि बढ़िया था ये स्टैंड उनका? मैंने महेंद्र भट्ट जी के 2 बयान पढ़े हैं। अब ये नहीं लग रहा है कि महेंद्र भट्ट जी ने कुछ उनको कहा है या महेंद्र भट्ट जी को उन्होंने कुछ कहा है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं। हाँ, एक जगह तो यह लग रहा है जैसे अध्यक्ष बोल रहा है, और एक जगह लग रहा है कि हिज मास्टर वॉइस बोल रहा है, मतलब माननीय मंत्री की आवाज बोल रहे हैं, जो हैपन्स टू बी बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट जो है। तो ये है, तो इसलिए ये जो एक ड्रामा रचा गया, वो ड्रामा जो है मनोरंजक नहीं रहा है, वो विदूषक रहा है। जो ये पूरा स्टेज जो है ऐसा लगा है कि विदूषक नाट्य प्रस्तुत किया गया है। सर, एक सवाल है मेरा, आपका एक बयान और सुना होगा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जो भाजपा से आते हैं, उन्होंने एक बयान दिया है कि सोशल मीडिया पर या मीडिया पर सबको कटघरे में खड़ा किया है कि सोशल मीडिया पर नज़र रखी जाए, ऐसा वो मुख्यमंत्री धामी से कहेंगे, और कहीं भी इस तरह की अगर पोस्ट आती है तो वो कहेंगे कि एक्शन लिया जाए, लीगल एक्शन लिया जाए। इस पर आपका क्या कहना है? कानूनी कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, भू कानून हो, यूसीसी हो, चाहे प्रेमचंद अग्रवाल प्रकरण हो, इस पर लिखने पर सत्ता धमकी दे रही है। तो ये लोकतंत्र के प्रति उनका कितना आदर है उसको दिखाता है। हम जो लोग बहुधा मीडिया के रिसीविंग एंड में हैं, बहुत सारे दुष्प्रचार के शिकार होते हैं, तब भी क्षमा मांगते हुए बहुत शुद्ध भाव से और बहुत दुखपूर्वक कभी कभी कानूनी कार्रवाई या दूसरी बातें या विरोध प्रकट करते हैं। क्योंकि आफ्टर ऑल लोकतंत्र का सार जो है, वाहक कौन है? या तो हमारी वाणी है या मीडिया है, चाहे उसमें सोशल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। अभी कह रहे हैं कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भी कहीं ना कहीं धमकाया जा रहा है अभी। हाँ, डराया जा रहा है। पहले तो हम समझते थे केवल गोद में रख लिया है, उसी से गोदी से काम चला ले रहे हैं, लेकिन अब लग रहा है जो गोद में भी उछल कूद ज़्यादा मचा रहे हैं उनसे कह रहे हैं खबरदार, बहुत मचाओगे तो नीचे फेंक देंगे। राजा बोला रात है, मंत्री बोले रात है, प्रजा बोली रात है, ये सुबह सुबह की बात है। कुछ यही कहना चाह रहे हैं आपका भाव? मुझे यही लगता है। आपने बहुत शार में बता दिया कि क्या है। वो ये चाहते हैं कि भाई जो हम कह रहे हैं वही कहो, तब तक ठीक है, और तो उससे ज़्यादा कुछ कहते हो तो फिर भुगतो। एक हिंदी फिल्म गीत भी आया था, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम अगर दिन को रात कहो तो रात कहेंगे। कुछ ऐसा ही उत्तराखंड की राजनीति में हो रहा है, ऐसा कहना है हरीश रावत जी का। सर, एक सवाल मेरा और भी है आपसे। आपने कहा संसदीय आचरण को लेकर, तो विधानसभा अध्यक्षा है रितु खंडूरी भूषण, जिनके पिता एक ताबड़ सांसद रहे हैं, काफ़ी मान सम्मान भी है उत्तराखंड की राजनीति के अंदर, कांग्रेस भी तारीफ करने से पीछे नहीं हटती है उनकी। लेकिन उनकी पुत्री जो है, उनकी पुत्री के बयान को बड़ा ट्रोल किया जा रहा है, जिसमें वो कांग्रेस के जो विधायक है लखपत बुटोला, उनसे कहती है अब राजनीति मत करिए इन सब मुद्दों पर, जब वो प्रेमचंद अग्रवाल प्रकरण को संसद में उठाने की कोशिश करते हैं सदन में। यूँ तो मैं संसद विधानसभा कहीं नहीं हूँ,
लेकिन मैं एक विद्यार्थी हूँ, एक अध्येता हूँ संसदीय उनका, इसलिए मैं स्पीकर की बातों पर टिप्पणी नहीं करता हूँ, उनके आचरण पर भी टिप्पणी नहीं करता हूँ। लेकिन मैं सदस्य के आचरण पर जरूर टिप्पणी करना चाहूँगा। जिस तरीके से अपना विरोध लखपत बुटोला ने व्यक्त किया, मेरा मन उनको आशीर्वाद देने के लिए तत्काल दोनों हाथ उठे। मैंने कहा शाबाश लखपत, तुमने जो है उत्तराखंडियत की लाज रख दी। तो क्या लगता है जो विधानसभा जो स्पीकर हैं उनका पद इससे माना जाता है कि जो पद होते हैं बेशक किसी पॉलिटिकल पार्टी को आप रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जब आप स्पीकर बन जाते हैं, स्पीकर ऑफ द हाउस बन जाते हैं, तो आपको ये सब पीछे छोड़ना पड़ता है, आप किसी विचारधारा को लेकर आगे नहीं बढ़ते हैं। तो आपको क्या लगता है पिछले कुछ समय से ऐसा है? इन पदों की निष्पक्षता पर ही जो है लोकतंत्र की महानता निहित है। यदि ये पदों में निष्पक्षता का भाव नहीं रहेगा, निर्लिप्तता का भाव नहीं रहेगा, तो फिर संसदीय लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी बज जाएगी। और इस समय आप देख लीजिए सभी विधानमंडल दलों में जो कुछ हो रहा है, विधानसभाओं में, लोकसभा में जो कुछ हो रहा है वो चिंताजनक है। राज्यसभा में भी जो कुछ हो रहा है वो चिंताजनक है। और एक जबरदस्त शरण संसदीय प्रणाली का प्रारंभ हो गया, जबरदस्त शरण प्रारंभ हो गया, और सत्ता जानबूझ करके ये शरण को करवा रही है। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होते थे वो ये माना जाता था कि महान से महान विभूतियां नेहरू जैसे लोग भी जो है रहे, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग भी विपक्ष में रहे, लेकिन चेयर में बैठने वाले व्यक्ति की महत्ता हमेशा ऊपर रही है। लेकिन आज वो महत्ता ऊपर नहीं दिखाई देती है। चेयर में बैठी हुई महत्ता जो सत्ता है सामने, उसके सामने झुकी हुई नजर आती है, नतमस्तक नजर आती है। ये भगवान करे ऐसा न हो, लेकिन यदि ऐसा है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, उत्तराखंड DIPR का एक पोस्ट आती है सोशल मीडिया में, बड़ी चर्चाएं होती हैं, बड़े कमेंट्स उसमें आ रहे हैं, पत्रकारों के भी, तमाम लोगों की, बुद्धिजीवियों के भी। वो पोस्ट पे उत्तराखंड DIPR ये कहता है कि UCC को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है, और UCC को लेकर अगर कोई पोस्ट होती है इस तरीके की तो भाई गृह मंत्रालय के आदेश हैं। अब गृह मंत्रालय जो है वो मुख्यमंत्री धामी के ही अधीन है, तो सख्त चेतावनी दी जाती है कि इस तरह की पोस्ट ना की जाए। अगर इस तरह की पोस्ट होगी, UCC को लेकर कोई पोस्ट होगी जहाँ भ्रामक जानकारी होगी अगर इस तरीके की, तो केस किया जाएगा। तो क्या लगता है सर, UCC को लेकर कन्फ्यूजन है, इस कन्फ्यूजन को दूर किया जाना चाहिए था पहले, या बहुत हड़बड़ी में ये कानून ले आया गया, या अभी भी कुछ खामियां हैं इसमें जिसे दूर करने से सरकार बचना चाह रही है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी खामी तो ये है कि ये इस राज्य के ईथोस के खिलाफ है। सर, उत्तराखंड DIPR सुन रहा होगा तो सर, उत्तराखंड का जो संस्कृति है, ये उस संस्कृति पे छूट है। हमारी संयुक्त परिवार की जो महान परंपराएं हैं, जो महान ट्रेडिशंस हैं, उन पर यह हमला है। आप लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी जामा पहनाकर आपने एक बहुत ही ऐसा संदेश देश भर को दे दिया है जिससे हमारी संस्कृति का जो धवल पक्ष है उस पर, उसके विषय में गलत सोचा जा सकता है। आप क्या चाहते हैं? कल तक आप कानूनी लव जिहाद कहते थे और वो एक अपराध था, हा? और आपने अब वो अपराध कोई कर रहा हो तो वो केवल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दे तो वो कानून उसको प्रोटेक्शन देना प्रारंभ कर देगा। तो ये जो लव इन रिलेशनशिप, क्या कहते हैं, लिव इन रिलेशनशिप का क्लॉज है, ये हमारी संस्कृति पर सीधे सीधे हमला है। हमारा परिवार पारिवारिक मान्यताओं से संचालित होता है, जिसमें बहन भाई का प्यार भी है। हम संपत्ति परक नहीं, समाज नहीं रहे हैं हम लोग जो है, लेकिन आज संपत्तियों के नाम पर जो है हमारे परिवारों को
बढ़ जाएंगे। और इसमें भैया तुम राखी के बंधन को निभाना, हाँ? अब उस बंधन को भी आप कुछ ऐसी चीजें प्राविधान कर रहे हैं जिससे आप कमजोर कर रहे हैं, और जबकि यूसीसी किसी मामले में है ही नहीं। और सबसे दुखद बात यह है, हम उत्तराखंड के अंदर लगभग 92% हिंदू समाज है, 8% माइनॉरिटी है। यहाँ आप 92% लोग एक ऐसा कानून बना रहे हैं जिसके लेकर के 8% आबादी शंकित है कि ये हमारे खिलाफ है। मैं कह रहा हूं नहीं है खिलाफ, बहुत उनके पक्ष में है, लेकिन उनको विश्वास में लिया जाना चाहता है। उनसे कहना चाहता है नहीं भाई, ये तो हम तुम्हारे लिए बना रहे हैं, तुम क्यों गलत समझ रहे हो। उनको आप समझा करके रास्ते पर लाना चाहता है। इंप्रेशन सीधा ये है कि 92% लोग जो है 8% लोगों के खिलाफ एक कानून बना रहे हैं। तो ये हमारी उत्तराखंड की, हिमालय की जो महान उद्दाम भावना है, हिमालय की महानता इसी में है कि ये सब संस्कृतियों को, सबको समावेशित करता है। यही तो हिमालय है, यही तो उत्तराखंडियत है। तो उत्तराखंडियत को आप खंड खंड कर रहे हैं, एक खंड निकाल ले रहे हैं, 8% का खंड निकाल ले रहे हैं उसमें से। तो ये किस तरह आप लेकर के उत्तराखंड को जा रहे हैं। सर इसका एक पहलू और भी है। बीजेपी का ये कहना है कि लिव इन रिलेशनशिप में अगर कोई महिला है, कोई लड़की है, कंसीव कर जाती है, तो कहीं ना कहीं उसके हितों को प्रोटेक्ट करना भी जरूरी है, जिसे लिव इन रिलेशनशिप में शादी को रजिस्टर करा के, संबंधों को रजिस्टर करा के उसे प्रोटेक्ट किया जा सकेगा। एक चीज़ और भी तो हो सकती है, जिस दिन वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करें उससे पहले वो कंसीव कर जाती है और वो चीज़ सामने आ नहीं पाती है तब, और रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता, रजिस्ट्रेशन फेल हो जाता है, तब इस स्थिति में क्या होगा। उनको किस अपराध के अंदर आप बुक करेंगे उन लड़के लड़कियों को, आप बताइए ना मुझे। आप तो उनके जीवन को बर्बाद कर देंगे। वो जब आपने उसको लीगल राइट के दायरे में ले आए तो नेचुरली जो है वो जब साथ रह रहे हैं तो संभावना हो सकती है। और क्योंकि कानूनी दस्तावेज है, उस दस्तावेज में कोई कमी रह जाती है, उसकी आड़ में मान लिया रजिस्ट्रेशन नहीं होता है और लड़की कंसीव कर जाती है, तो क्या वो जो कंसीव कर जाएगी वो चाइल्ड इलीगल चाइल्ड होगा, क्या होगा। सर उत्तराखंड के बुद्धिजीवी समाज के बीच में एक चर्चा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह गए थे अपने सेनापति मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से कि इसको वेडिंग डेस्टिनेशन बनाना है, लेकिन ये वेडिंग डेस्टिनेशन से ये लिव इन रिलेशनशिप डेस्टिनेशन की ओर बढ़ गया। इस पर क्या कहेंगे आप। ये हमारे लोग बहुत तथ्यपूर्ण तरीके से चीज़ों की विवेचना करते हैं। जो है ये वेडिंग डेस्टिनेशन से लिव इन रिलेशनशिप डेस्टिनेशन, वेडिंग डेस्टिनेशन तो शिव पार्वती ने बना दिया था इसको, वो तो देव रचित जो है वेडिंग डेस्टिनेशन था, उसमें किसी का कोई योगदान नहीं है। लेकिन जो है ये लिव इन रिलेशनशिप जो है, इसमें ये धामी जी का एडिशन है। ये उन्होंने जो है जो शिव पार्वती के वेडिंग डेस्टिनेशन था उसको लिव इन डेस्टिनेशन के, लिव इन रिलेशनशिप डेस्टिनेशन के रूप में एक्सटेंशन कर दिया है। तो उसके लिए उनको धन्यवाद दिया जाना चाहिए। सर एक बात और उठ रही है कि लंबे समय से उत्तराखंड वासी जो हैं मूल निवास की मांग कर रहे हैं, लंबे समय से मांग हो रही है, लेकिन मूल निवास तो मिला नहीं। और स्थायी निवासी की जो परिभाषा है इन्होंने यूसीसी में बताया जा रहा है कि 1 साल बाद, यानी 1 साल बाद ही वो स्थायी निवासी माना जाएगा। ऐसा कुछ है सर। शंका तो कानूनी आधार तो आपने दे दिया ना उसको। अब तो कोई नौकरी लेने के लिए भी यहाँ के हकों को, असल में जो ये मूल निवास का मामला उठा है इसलिए उठा है कि पिछले 2-3 सालों के अंदर आपने जो स्थायी निवास प्रमाण पत्र के मानक थे उनको इतना शिथिल कर दिया और इतना जाल बट्टा कर दिया कि सैकड़ों नौकरियां आपने ऐसे लोगों को दे दी जो लोग जो है फर्जिया स्थायी निवास प्रमाण पत्र बना करके यहाँ आ गए। इसलिए ये सारी बातें झगड़े उठे।
झगड़े उठे। अब आपने उसको एक और आधार दे दिया है, कानूनी आधार दे दिया है। जब आपने वो यहाँ रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, आप लिव इन रिलेशनशिप का उनका वो बन जाएगा, तो वो उसके आधार पर भी कह सकते हैं कि साहब मैं तो ना हूँ, आई एम रेजिडेंट ऑफ उत्तराखंड। मतलब आप कह रहे हैं लोचा बहुत है, आप कह रहे हैं हाँ? लोचे बहुत है इस कानून में। देखिए, ये कानून प्रचारात्मक तरीके से, प्रचारात्मक उसके लिए बनाया गया, राजनीतिक प्रचार के लिए। सर डीआईपीआर, अगर उत्तराखंड डीआईपीआर मेरी खबर को देख रहे हो, उत्तराखंड डीआईपीआर मेरी खबर को देख रहे हो, तो मान के बैठिए कि पूर्व मुख्यमंत्री भी स्टडी करके बैठे हैं और कुछ स्टडी करने के बाद ही बोल रहे हैं। देखिए, ये दो चीजें हैं। एक चीज ये है कि आप किस उद्देश्य बना रहे हैं। इसका उद्देश्य केवल प्रचारात्मक है। इसके केवल दो बेनिफिशियरी हैं। एक बेनिफिशियरी श्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं और दूसरी बेनिफिशियरी भाजपा लीडरशिप है। भाजपा लीडरशिप को राष्ट्रीय स्तर पर एक पोस्टर बॉय मिल गया जिसने कहा मैंने यूसीसी लागू कर दिया। भाजपा को लीडरशिप को से एक सवाल पूछा जाता था कि यूसीसी कब ला रहे हैं हम, जबकि हकीकत यह है कि यूसीसी का मतलब है, यूसीसी का शाब्दिक अर्थ यह है कि सारे देश के लिए कानून। तो ये टुकड़ा टुकड़ा कानून कैसे है? एक उत्तराखंड देश है, एक फिर कल गुजरात देश बनेगा, एक परसों तीसरा देश बनेगा, तो हर जगह का अलग अलग यूसीसी होगा। तो ये पैबंदू वाला यूसीसी कब बनेगा? बड़ा सवाल है। जब बीजेपी बात करती है श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आइडियोलॉजी की, दीनदयाल उपाध्याय की, तो दीनदयाल उपाध्याय की आइडियोलॉजी बोली जाती है अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का भी विकास हो, यानी अंत्योदय योजना की बात होती है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लेकर कहा जाता है एक राष्ट्र एक विधान। तो जब ये आइडियोलॉजी है तो वो नजर क्यों नहीं आती? ये इसी को लेकर सवाल उठ भी रहे हैं। और इसी पे एक सवाल और ले लेता हूँ हरीश रावत जी से। बहु कानून कितना सख्त है भी कि नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि एक राष्ट्र और एक विधान का उदाहरण हमने जब उठाया तो बात आती है उत्तराखंड में 13 जिले हैं, लेकिन इन 13 जिलों में से जो हरिद्वार और उधम सिंह नगर है उसको इस कैटेगरी से बाहर कर दिया गया है भू कानून से। इस पर क्या कहेंगे सर? इससे बहुत सारे सवाल उठ गए। पहली बात तो यह है कि जब पहाड़ों की जमीनें बिक गई तब तुमको सख्त भू कानून की याद आई। जमीन जो बिकने लायक थी तो सब बिक गई। गांव गांव में जमीन खरीदने वाले डीलर साहब बैठ गए, सब जो कुछ होना था हो गया। आपके टाइम में कितना सख्त था, जनता जरूर पूछेगी कि हरीश रावत जी से एक सवाल ये भी कीजिएगा। हरीश रावत जी ने, देखिए सवाल उठाना बहुत आसान है, लेकिन आपने कितना सख्त किया? हमारे समय में आप ऐसे रजिस्ट्रेशन ढूंढ लीजिए जिसमें जमीनें बिकी हों लोगों के और इस तरीके से रजिस्ट्रेशन हुए हों, ढूंढे जा सकते हैं ना। हरीश रावत को भी कटघरे में रखा जा सकता है, दूसरे लोगों को भी कटघरे में रखा जा सकता है। सब समय का ब्यौरा लेकर के सरकार के पास आंकड़े होने चाहिए, दीजिए, सब सामने आने चाहिए किसने क्या किया, किसके समय में क्या हुआ करके। सत्यता यह है कि हमारे समय में कोई जमीन की खरीद फरोख्त थोड़ी बहुत जो होगी वो ही होगी, मैं नहीं कहता नहीं हुई होंगी, लेकिन वो जमीन की खरीद फरोख्त लीगल लिमिट में जो उस समय का कानून परमिशेबल था उसी के तहत हुई होंगी। इन्होंने तो 2018 में सारी परमिशन, सारी लिमिटें हटा दी, कह दिया जो जितना चाहे उत्तराखंड में खरीदे। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 12 एकड़ की सीलिंग है और उत्तराखंड के अंदर वो सीलिंग भी हटा दी। वही सीलिंग नहीं हटा दी, ये भी कह दिया कि हर जगह राज्य सरकार ये कहती है जिस पर्पज से ज़मीन दी जा रही है उसी पर्पज के लिए यूज होगी, नहीं तो राज्य सरकार में वास्तव रेस्ट कर जाएगी। वो सीलिंग भी हटा दी, वो प्रोविजन भी हटा दिया, कह दिया नहीं नहीं कुछ करो, बदलो, लैंड यूज बदल दो, कुछ कर दो, सब माफ़ है तुमको, जो है तुम हटो। 2018 में एक महापाप इस राज्य के साथ हुआ और अब उसको करेक्ट करने तक जो है, जब तक करेक्शन होता तब तक वो महापाप अपना असर दिखा चुका है। पहाड़ों की ज़मीनें बिक गई, ज़रा सा मैदानों में ज़मीनें बची थी उसको बेचने का रास्ता अभी खुला रख दिया। नगर निकाय क्षेत्रों को भी बाहर रखा गया इसमें। हाँ, मैंने कहा जहाँ जहाँ नगर निकायों में इत्यादि इत्यादि नगर पालिकाओं के बाद नगर निगमों का कुछ ज़मीनें हैं उनको भी, ताकि वो बेच खाएं, सब कर दें। तो अच्छी बात एक बता दीजिए सर, हमेशा जनता के सवाल होते हैं कि विपक्ष जो है, क्योंकि आप विपक्ष में हैं तो कहीं ना कहीं सरकार के मंशा पे सवाल उठाएंगे, ये आपका दायित्व भी है। लेकिन मैं आपसे अगर एक बात पूछूं, एक आम उत्तराखंडी की तरह, इस भू कानून में एक आपको कोई अच्छी चीज़ नज़र आती भी है कि नहीं आती है?
इसमें कुछ नजर नहीं आ रहा है। एक भी अच्छी चीज नहीं है, कुछ नहीं अच्छा। इसमें हो सकता था यदि इसमें भू सुधार भी जोड़ते आप। क्या जोड़ना था इसमें? भू सुधार में जो है जमीन का नया बंदोबस्त आप जोड़ते, जो है जमीन, इसीलिए तो छोड़ा गया है। कोई तो इंटरेस्ट है, नहीं तो मुझे बता दीजिए कोई जस्टिफिकेशन आपकी समझ में आता है क्योंकि हरिद्वार और उधम सिंह नगर को क्यों छोड़ा गया है? कोई जस्टिफिकेशन सरकार ने दिया है? और कोई जस्टिफिकेशन न देना पड़े इसलिए आपने चुपके से जो है विधानसभा में पारित करवा दिया। ये तो इतना महत्वपूर्ण कानून था जिसमें 2 दिन विधानसभा में चर्चा होनी चाहिए थी, कम से कम 2 दिन, और घंटे ही चर्चा हो। और हो सकता था चर्चा से कानून बनाने से पहले इसको सेलेक्ट कमेटी को दे करके जो है 15 दिन 20 दिन उस जो है आप जनता के सुझाव आमंत्रित करते और उस पर सेलेक्ट कमेटी बैठ करके और भी ठोस सुझाव देती और उसके आधार पर, और तब तक के लिए ज़मीनों की किसी तरीके की ट्रांसफर सेल डीड आदि पर जो है कंप्लीट बैन लगा देते ताकि बीच के इंटरिम पीरियड का कोई लाभ न उठा सके और आप एक ठोस कानून लेकर के आते। तो ये तो कहीं पर भी किसी भी रूप में ये लगता ही नहीं है कि जितना हल्ला है या जितना लोग उससे भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, उससे जुड़ाव का कहीं पर प्रतिबिंबित हो ही नहीं रहा है। इसमें जो है तो प्रतिबिंबित हो ही नहीं रहा है। बड़ा सवाल है सर। एक सवाल आप, ये तो उत्तराखंड की समझ के साथ भी मजाक है, सामान्य समझ के साथ भी मजाक है। जो सरकार मजाक कर रही है, ये तो लगता है होली जल्दी ले आए। ये सरकार हमारे साथ होली खेल रही। होली खेल रही। सर एक सवाल है आपसे, एक सवाल है, एक सीधा आप ही से सवाल है। कांग्रेस के अंदर सर एक बात चल रही है कि 70 प्लस के जो नेता हैं कांग्रेस के अंदर, वो 2027 का चुनाव में उन्हें टिकट ना दिए जाए। कहीं ना कहीं जब बात चली तो बात सीधा आई कि कहीं ना कहीं इसमें हरीश रावत भी आते हैं। तो इसको लेकर से क्या मैसेज है आपका? भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।